रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से। आज ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्राइसिस, अब ईरान पे भी अब क्राइसिस उभर के आई है। उसके चलते हुए कच्चे तेल में के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। और क्रूड जो है वो $65 के आसपास है। अभी भी उतना तेज नहीं है, पर 65 के आसपास है। तो यहाँ पे हम अपनी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जो ओएनजीसी, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसी कंपनियों में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। सो एनी ऑफ द स्टॉक्स ओशो दैट यू आर टारगेटिंग और यू आर एनालाइजिंग ऑन चार्ट्स? ओएनजीसी जिसमें कल 2 दिनों से काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, कुछ अच्छा लग रहा है आपको? यस, अगर ऑयल इंडिया की बात करूं तो ऑयल इंडिया सबसे यस। प्रेफर्ड पिक रहेगा मेरा, बिकॉज कल इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आया था। एंड हमारे यहाँ से रिकमेंडेशन भी है इसमें बाइंग की। 480 का पोजिशनल टारगेट है ऑयल इंडिया पे। एंड अगर टेक्निकली देखें तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रैक्शन आया उसके वजह से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बन रहा है, जिसका पोजिशनल टारगेट 480 का है। तो मुझे लगता है 440 के स्टॉप लॉस या 440 का सपोर्ट जोन जो बन चुका है, तो बाय ऑन डिप का अभी करंट लेवल्स पे सलाह बनेगी, बिकॉज ऑलरेडी काफी ज्यादा प्राइस ट्रैक्शन हमें आज के दिन पे देखने को मिल गया। तो फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा डिप का इंतजार करें। 440 445 के आसपास आता है तो बाई करें। एंड पोजिशनली 480 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं चेन्नई पेट्रो पे भी व्यू पॉजिटिव है। इस काउंटर में भी अगर हम देखें तो बहुत दिनों के बाद एक टर्न अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से काउंटर में एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन बन रहा है आज। एंड 5.5% ऑलरेडी हाई पोजीशन पे है। तो मुझे लगता है यहाँ पे पहला रिवर्सल का सिग्नल है काउंटर पे। एंड मुझे लगता है कोई डिप आता है नियरली 850 से 855 के जोन पे, तो बाइक की सलाह बनेगी। हायर लेवल्स पे 920 का पोजिशनल टारगेट है। सो ओवरऑल काउंटर्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन काउंटर्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। मुझे लगता है आने वाले दिन में ट्रैक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता एक काउंटर को हम इग्नोर कर रहे हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो ही धोखा दे रहा है। उसमें ही हमने बहुत ज्यादा स्टीप करेक्शन देखी है। उस पे क्या करना है होशो? है। सी ओवरऑल रिलायंस में व्यू पॉजिटिव है, बिकॉज अगर हम पिछले 2 हफ्ते को छोड़ दें तो रिलायंस में काफी स्ट्रांग एंड वर्टिकल मूवमेंट देखने को मिली थी। नियर अबाउट 1350 से 1600 के जोन काउंटर बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट के साथ। बट ऑब्वियसली हेवी वेट है तो ग्रेजुअली ऊपर गया था। बट पिछले 2 हफ्ते में जो करेक्शन आया है, इसे टेक्निकली हेल्दी करेक्शन कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज करेंटली काउंटर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास पहुंच चुका है। एंड इसका अगर हम प्रीवियस ब्रेकआउट देखें तो वो भी नियरली 1420 1430 के पास था। तो इस जोन पे आता है तो बिल्कुल बाई की ही राय बनेगी। अपने नेकलाइन को रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे सकता है, तो 1420 1430 के जोन पे बाई की राय बनेगी। एंड हायर लेवल्स पे वापस ये अपने रिट्रेस कर सकता है 1520 से 1530 के जोन के लिए। सनी सर, फंडामेंटली आप रिलायंस पे क्या कहेंगे? आई थिंक व्यू बुलिश रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे मोटा मोटी रिलायंस का 45% जो अब प्रॉफिट पूल है वो कंजम्पशन सेक्टर से आने लगा है, तो वेदर इज टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल। और दिसंबर क्वार्टर यूजुअली सीजनली स्ट्रॉन्गर क्वार्टर होता है, तो आई थिंक एक बेटर इंप्रूविंग ट्रेंड हम देखेंगे एटलीस्ट ऑन अ कंजम्पशन पैक। ऑयल एंड गैस सेक्टर कैन बी रिलेटिवली म्यूटेड फॉर डिसंबर क्वार्टर, तो आई थिंक मिक्स बैक रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर द डिसंबर क्वार्टर। एनीवे थोड़ा सा लंबा होराइजन लेते हैं तो जो स्टोरी लॉन्ग टर्म से चलते आ रही है कि वैल्यू अनलॉकिंग ऑफ अ जियो बिजनेस, दैट इज समथिंग ऑन कार्ड विच कैन लीड टू अ फर्दर रीरेटिंग। एंड ऑब्वियसली जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, अब मुझे लगता है कि अब उसका कमर्शियलाइजेशन का भी टाइम आया है। तो मुझे लगता है कि केपेक्स साइकिल जिस तरह से अब कंप्लीट हो रही है, आने वाले समय में डेट रिड्यूस होते हुए दिखेंगे, कैश फ्लो बढ़ते हुए दिखेंगे। तो व्यू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। सनी सर, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे जो है वो फ्राइडे को आने वाले, सैटरडे को आने वाले, 17th के आसपास। और इन दोनों में टग ऑफ वॉर चल रहा है। जब एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक प्रदर्शन करता है तो आईसीआईसीआई बैंक लाल निशान में होता है। जब एचडीएफसी बैंक में हमने सेल ऑफ देखा तो आईसीआईसीआई बैंक में बहुत ही अच्छा मोमेंटम वापस लौटा था। ये इनकी टग ऑफ वॉर तो चलती रहती है। इनके नतीजों से क्या उम्मीद की जाए, और आपको अगर दोनों में से एक पे राय बनानी हो तो किस पे बनाएंगे? आई थिंक दोनों ही दिग्गज बैंक है और दोनों ही अपने अपने ग्रोथ ड्राइवर है। इतना है कि पेस ऑफ जो ग्रोथ है, टाइमिंग का डिफरेंस रहेगा। एचडीएफसी बैंक में पोस्ट मर्जर हमने देखा है कि जो एक पहले इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ हुआ करती थी उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा था पोस्ट मर्जर। जो लगता है कि FY 27 इज द ईयर जहां फिर से अब एचडीएफसी बैंक जो अपनी जो
इंडस्ट्री के एट पार या इंडस्ट्री से बेहतर जो ग्रोथ होती है वो 27 और 28 में देखने मिलेगी। एंड ड्यूरिंग दिस लास्ट 3-4 ईयर वी हैव सीन कि आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने कहीं ना कहीं अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन में ले लिया था, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो वहाँ एक कंसिस्टेंट बेटर एसेट क्वालिटी और ग्रोथ के चलते आईसीआईसीआई बैंक का हमने एक अच्छा खासा री रेटिंग भी देखा है। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म का व्यू लेता हूँ तो हो सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक कैन आउट परफॉर्म एचडीएफसी बैंक बेसिस 1 और 2 क्वार्टर नंबर्स। बट लॉन्ग टर्म के व्यू से मुझे लगता है कि अल्टीमेटली एचडीएफसी बैंक में भी सालाना 13 से 15% ग्रोथ करने का पोटेंशियल है। तो वो हिसाब से आपके रिटर्न भी वहां बनते हुए दिखेंगे। तो मे बी इन शॉर्ट टर्म आईसीआईसीआई बैंक विल लीड एचडीएफसी बैंक, बट इन लॉन्गर रन दोनों एक साथ मुझे लगता है कि कैचअप होते हुए दिखेंगे। ओशो एडरसन ब्रांड के चार्ट को देखिएगा, बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद एक आज अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। 3.5% का इजाफा है, 943 के आसपास के लेवल है। अब क्या करना है इन लेवल्स पे? नो डाउट काफी पॉजिटिव ट्रैक्शन है। एंड अगर हम पोजिशनली भी देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट आया था इस काउंटर में नियरली 860 के ऊपर, एंड वहां से वापस से हायर हाइस के फॉर्मेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। बट जिस हिसाब से इसमें अपने अप्रोच कर रहे हैं अपने बेयरिश गैप को हायर लेवल्स पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उस पे अभी एडवाइस रहेगी कि अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करें, बिकॉज इसका जो बेयरिश गैप है वो नियर अबाउट 945 के आसपास का ही है। तो इस जोन पे थोड़ा सा कॉशन मेंटेन करना चाहिए। व्यू पॉजिटिव है, कोई डिप आता है नियर अबाउट 890 से 900 के जोन पे, सो बाई करें। 945 से 50 का पहला टारगेट है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेक थ्रू होते हुए दिखाई देता है तब यहाँ से हमें कंटिन्यूड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन बन चुके हैं काउंटर में, तो डिप पे ही एक्यूमुलेट करने की राय बनेगी। एंड आने वाले दिन पे मुझे लगता है 950 के ऊपर एक सस्टेन्ड बाइंग भी देखने को मिल सकती है। ओशो दो और काउंटर्स के बारे में बात करूंगी, एक वोडाफोन आइडिया और दूसरा इंडस टावर। दोनों ही स्टॉक्स जो है आज 3% के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं, और जो राहत थोड़ी बहुत वोडाफोन आइडिया को मिली है उसका एक इम्पैक्ट क्लियरली हम इंडस टावर के स्टॉक पे भी देख रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी क्या रणनीति होगी? और वोडाफोन में सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमेशा हमारे खुद के क्लाइंट से भी एंड सारे मीडिया पार्टनर से भी। तो मुझे लगता है वोडाफोन में अभी व्यू साइडवेज टू नेगेटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट टेक्निकली देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज 12.5 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड जब तक इसे डिसाइसिवली ब्रेक थ्रू नहीं करता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खास ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। एंड हायर लेवल्स पे भी 12.5 के ऊपर 14 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इस जोन के आसपास आता है तो एक बार के लिए पोजीशन लाइट करने की ही सलाह बनेगी। एंड लोअर लेवल्स पे 10.2 से 10 रुपीस का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है वोडाफोन पे। इंडस टावर की अगर मैं बात करूं तो इंडस टावर में अभी हाल फिलहाल एक अच्छा ट्रैक्शन एंड इवन ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि ओवरऑल चार्ट पैटर्न को देखते हुए काउंटर में हायर लेवल्स पे 440 445 एक मेजर हर्डल है इमीडिएट बेसिस पे। अगर इसके ऊपर निकलता है काउंटर सस्टेन करता है तब हमें यहाँ से कंटिन्यूड मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। एल्स व्यू बायस पॉजिटिव है, 415 का सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिप करें एंड नियरली 445 से 450 के टारगेट से शॉर्ट टर्म के। FY26 का ये आखिरी क्वार्टर है, और जब आखिरी क्वार्टर होता है तो सभी एनालिस्ट जो है झुक जाते हैं कि FY27 के अर्निंग्स का आउटलुक लेके। सनी सर, FY27 का अर्निंग आउटलुक आपको कैसा लगता है? अब ये साल तो बीत गया, एक आखिरी तिमाही है जहाँ पे उम्मीदें हैं कि अच्छा ही हम प्रदर्शन करेंगे, बट आउटलुक कैसा लग रहा है आपको अगले वित्त वर्ष के लिए? आई थिंक आउटलुक विल बी रिलेटिवली बेटर। अगर हम निफ्टी 50 कंपनीज की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 13 से 15% की जो अर्निंग ग्रोथ है, मतलब हमने देखा था कि पिछले 4 या 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ निफ्टी 50 के यूनिवर्स में आ रही थी। और अब आने वाले समय में जिस तरह से अब बैंकिंग सेक्टर की जिस तरह से हम बात करें तो जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट पूल है ओवरऑल इंडेक्स का, वहां हम एक ग्रोथ आते हुए देखेंगे। तो पूरे ओवरऑल निफ्टी 50 की जो अर्निंग है उसे भी उसमें भी अपटिक आते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि इट विल बी रिलेटिवली बेटर। एटलीस्ट मे बी 12-13% इज द राइट अमाउंट, क्योंकि इसमें जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट नंबर होता है, जो कि हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली ड्यू टू वीकर इन्फ्लेशन प्रिंट वहां कहीं ना कहीं अर्निंग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जैसे इन्फ्लेशन भी नॉर्मलाइज होते हुए दिखेगा नेक्स्ट ईयर में, मुझे लगता है कि अर्निंग रिकवरी भी और बेहतर रहेगी। तो आई थिंक शुड बी रिलेटिवली बेटर एज कम्पेयर टू FY26। इनफैक्ट 27 नहीं, मुझे लगता है कि 28 भी बेहतर रहेगा। तो आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 4 to 8 quarters आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग रिलेटिवली बेटर एटलीस्ट ऑन एन अर्निंग ग्रोथ फ्रंट. So if somebody is planning to build up a portfolio, keeping in mind the
next 2 years that you're talking about, FY 27-28, कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स, अगर आप कुछ बता पाए? या डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ सेक्टर मुझे लगता है कि मिक्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें आपके पास एनबीएफसी, बैंक्स और कैपिटल मार्केट तीनों के ही प्ले होना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, आई थिंक समय भी कम रहेगा। ऑटो एंसिलरी, विद इन ऑटो मुझे लगता है कि ऑटो एंसिलरी इज अ रिलेटिवली वेल प्लेस सेक्टर, क्योंकि ऑटो एंसिलरी में डबल बेनिफिट देख रहे हैं। डोमेस्टिक डिमांड तो बेहतर है ही, बट एट द सेम टाइम हमने देखा है कि काफी सारे बड़ी ओईएम्स इंडिया को अपना एक्सपोर्ट बेस बना रहे हैं, तो वो भी जब डोमेस्टिक ऑटो एंसिलरी कंपनी उन्हें केटर करती है तो उन्हें कहीं ना कहीं ग्रोथ का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एट द सेम टाइम हमने देखा है कि ऑटो एंसिलरी कंपनी में काफी सारी कंपनीज है जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर एक कंसिस्टेंटली उसे स्केल अप भी कर पा रही हैं, नए प्रोडक्ट में वेंचर कर रही है, नए टेरिटरी में घुस रही है। मुझे लगता है कि ऑटो एंस इज अ गुड प्लेस टू बी इन। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो एंड टू सम एक्सटेंट विद इन मेटल नॉन, जो फेरस पैक है मैं उसके साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि फेरस पैक में हमने देखा है कि एक अंडर परफॉर्मेंस रहा था, और अब जिस तरह से अब सेफगार्ड ड्यूटी आई है तो लगता है कि आने वाले समय में अब रिलेटिवली एक प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होते हुए दिखेगी। तो टाटा स्टील इज द वन स्टॉक विच इज अ प्रॉक्सी प्ले ऑन अ वेरी गुड डोमेस्टिक डिमांड एनवायरमेंट एज वेल एज अगर यूरोपियन ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट दिखता है तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील में एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी वन कैन मेक इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। एंड वन सेक्टर विच इज अ प्रॉक्सी प्ले ऑफ अगेन मेटल एंड माइनिंग इज द रिसाइकलिंग। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब मेटल्स के दाम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग पे और काफी ज्यादा अब गवर्नमेंट का झुकाव रहेगा कि अल्टीमेटली इफ यू वांट टू सेव फॉरेक्स रिजर्व यू नीड टू स्टार्ट रिसाइकल, जो प्रोडक्ट है उसका यूसेज बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि रिसाइकलिंग प्ले में 2-3 ही कंपनी है, वन इज पॉन्डी ऑक्साइड, रिसेंटली लिस्टेड जैन रिसोर्सेस एंड ग्रेफाइट इंडिया। तो दिस आर द फ्यू प्लेयर्स विच आर द पार्ट ऑफ रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। तो ऐसे कुछ चुनिंदा जो छोटे पॉकेट्स हैं वहां देखना चाहिए। ग्रेफाइट इंडिया में काफी अच्छा मूव हमने देखा है पिछले कुछ सेशन से, और आज भी ये स्टॉक जो है वो टॉप गेनर्स में बिल्कुल शामिल है। 2 स्टॉक्स की बात करूंगी ओशो जी, एक तो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एमसीएक्स। एमसीएक्स एट ऑल टाइम हाई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डीप करेक्शन के बाद एक उभरने की कोशिश, एक अच्छी रिकवरी हम देख चुके हैं, और एनएससी का आईपीओ भी आने वाला है। तो इस हलचल के बीच में दोनों ही इन एक्सचेंज के स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? सी ओवरऑल मेरा भी व्यू कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर्स पे काफी पॉजिटिव है, एंड बीएससी एंड एमसीएक्स दोनों के अगर टेक्निकल सेटअप देखें तो काफी स्ट्रांग है, दोनों हायर हाइस के ही पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं। बीएससी स्पेसिफिकली 2900 2950 एक हर्डल है इस काउंटर के लिए, बट अगर 2950 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से हमें एक फ्रेश ट्रैक्शन हायर लेवल्स के लिए देखने को मिल सकती है। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से 3200 के टारगेट्स रहेंगे, जिस हिसाब से ब्रेकआउट बीएससी में देखने को मिल सकता है, बट अगेन 2950 को ब्रेक थ्रू करने के बाद 3200 के टारगेट्स के लिए बाई का व्यू है बीएससी पर। और एमसीएक्स अगेन काफी स्ट्रांग मूवमेंट है काउंटर में, अपने हायर हाइस को स्ट्रांगली मेंटेन किया हुआ है, एंड अभी अपने स्प्लिट के बाद भी काउंटर में एक अच्छा ट्रैक्शन भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म पे या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव पे बिल्कुल व्यू पॉजिटिव है, बट थोड़ा करेक्शन का या प्रॉफिट बुकिंग का इंतजार करना चाहिए। अगेन 2100 2150 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है काउंटर के लिए, तो अगर थोड़ा डिप आता है तो बिल्कुल बाई करने की राय बनेगी एमसीएक्स पर। सनी सर, बजट से क्या उम्मीदें हैं? अगेन बीइंग अ कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट, एक उम्मीद हरदम बनी रहती है कि कहीं ना कहीं एलटीसीजी और एसटीसीजी में रैशनलाइजेशन हो जाए तो डेफिनेटली दैट कैन लीड टू एन इम्प्रूवमेंट इन मार्केट सेंटिमेंट। आई थिंक टू सम एक्सटेंट टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट और एफडी, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट इनकम पर जो टैक्स लगता है उसमें कुछ राहत आने की उम्मीद एक्सपेक्टेड है। आई थिंक इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर तो ऑलरेडी काम हो चुका है पिछले 12 महीने में, तो मे बी जिस तरह से मैं कमेंट भी पढ़ रहा था अलग अलग सोर्सेज में, मे बी कस्टम ड्यूटी इज वन एस्पेक्ट वेयर गवर्नमेंट कैन टच अपॉन। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो न्यू एज बिजनेसेस है जैसे डेटा सेंटर, क्रिटिकल मिनरल, न्यूक्लियर साइड, इसे सपोर्ट करने के लिए मुझे लगता है कि इस बजट में थोड़ा ज्यादा बेहतर एलोकेशन होते हुए दिखेगा। एंड ऑलवेज द डिफेंस एज अ सेक्टर विल अगेन बी मेन स्टे फोकस ऑफ दिस बजट, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर फिर से जोर गवर्नमेंट का बना रहेगा। तो डिफेंस एंड शिपिंग इज द वन सेक्टर विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि वहां भी एक अच्छा खासा फोकस बजट में रहेगा। और एक जस्ट क्लैरिफिकेशन